शशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 9। सेक्शन 9 बात करता है कि आपका मेंटेनेंस कितना बंधेगा, क्या नहीं बंधेगा। इफ द चिल्ड्रन एंड रिलेटिव्स, यानी कि रिस्पोंडेंट या तो चिल्ड्रन होंगे या रिलेटिव होंगे, एज मे बी निगलेक्टेड और रिफ्यूज, निगलेक्ट करते हैं, रिफ्यूज करते हैं मेंटेन सीनियर सिटीजन को, या बीइंग अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, या ऐसे पेरेंट्स को जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, द ट्रिब्यूनल में निगलेक्ट और रिफ्यूजल, उस निगलेक्ट और रिफ्यूजल के बेस पर आप सीनियर सिटीजन का या उन पेरेंट्स का मंथली अलाउंसेस बांध सकते हैं। ठीक है, मे थिंक फिट टू पे द सेम सच सीनियर सिटीजन एंड द ट्रिब्यूनल में टाइम टू टाइम डायरेक्ट, या तो मंथली के हिसाब से कि आपको मंथली 5,000 देने हैं, 8,000 रुपए देने मंथली के बेस पे, या कह सकते हैं, या कुछ अलाउंसेस कह सकते हैं कि 2 लाख रुपए दे दो एक साथ, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। पर वो क्या होगा, वो आपका 10,000 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। ठीक है, मंथली अलाउंसेस कितने का होना चाहिए, 10,000 रुपीज से ऊपर का नहीं होना चाहिए जो ट्रिब्यूनल ने बताया। अब सेक्शन 10 बात करता है। सेक्शन 10 ये कहता है कि ऑल्टरेशन इन अलाउंसेस, ये जो अलाउंसेस बांधे हैं उसमें ऑल्टरेशन भी हो सकता है ऑन द प्रूफ ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, या तो कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाए या मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाए या चेंज इन सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाए। एनी पर्सन रिसीविंग मंथली अलाउंसेस सेक्शन 9 में for maintenance order pay a monthly allowances for the maintenance, the tribunal may such alteration in the allowances of maintenance, उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकती है। जैसे मान लीजिए कोई है, वो XYZ पेरेंट्स थे, उनका किराया आता था, पर रिस्पोंडेंट को यानी कि चिल्ड्रन या रिलेटिव्स को पता नहीं था कि इसको तो किराया आ रहा है 10,000 रुपए, तो और तो जब इन्हें पता चलता है तो ये क्या करेंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे अंडर सेक्शन 10, कहेंगे कि जिनका तो किराया आ रहा है, आप हमसे मैं इनको क्यों दूं मेंटेनेंस, इनको तो अच्छा खासा इनकम आ रही है, तो फिर वो चीज में कर सकते हैं। वेयर इट अपीयर्स, ट्रिब्यूनल के सामने लगता है कॉन्सिक्वेंसेस की, आपका सिविल कोड के हिसाब से सेक्शन 9 के हिसाब से कि जो मेंटेनेंस बनता है उसमें कैंसिल करना है, वेरिट करना है, कुछ और ऐड करना है, 10,000 से ऊपर भी इसी के तहत बढ़ा भी सकते हैं। इट शैल बी कैंसिल और द ऑर्डर एज मे बी वेरी टू सेम अकॉर्डिंगली, तो उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो सेक्शन 10 ये सिंपली ये बात कहता है कि आपका कुछ ऑर्डर में जो ऊपर सेक्शन 9 में जो ऑर्डर हुए उसमें कुछ चेंजेस करवाने हैं, हटसाइड असाइड करवाना है या कुछ बढ़वाना है, तो आप सेक्शन 10 में भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 कहता है कि आपका जो कॉपी ऑर्डर ऑफ कॉपी होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी आपका सीनियर सिटीजन को और पेरेंट्स को। तो क्या बात कर रहा है आपका 11 क्या बात कर रहा है सेक्शन कि कॉपी ऑफ ऑर्डर मेंटेनेंस एंड इंक्लूडिंग द ऑर्डर ऑफ एक्सपेंसेस द शैल बी गिवन विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फीस, मतलब सीनियर सिटीजन से और पेरेंट्स से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, मतलब उसकी ऑर्डर की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, बस इतना सा मतलब है। और इसमें एक और चीज बात करता है, who's in the favor such order may enforce any tribunal and in any place where the person against the whom, यानी कि मान लीजिए ये आपका चिल्ड्रन और चिल्ड्रन और रिलेटिव के अगेंस्ट में ऑर्डर आया, ठीक है, और आपका सीनियर सिटीजन के और पेरेंट के फेवर में आया, तो यहाँ पर वो लिखा है जो ट्रिब्यूनल है, इन एनी प्लेस वेयर द अगेंस्ट सच ट्रिब्यूनल ऑन बीइंग सेटिस्फाइड आइडेंटिटीज ऑफ पार्टीज नॉन पेमेंट ऑफ अलाउंसेस द केस में भी एक्सपेंसेस ड्यू, तो मतलब इनके ऊपर केस इनको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं जहां पर ये दोनों रहते हैं, मतलब चिल्ड्रन कहाँ रहता है वहां पर एग्जीक्यूट करवा देंगे, सिंपल सी बात ये कह रहा है। अब मेंटेनेंस ऑर्डर ये कह रहा है कि जो मेंटेनेंस ऑर्डर के लिए अपने फुलफिल कराने के लिए जो सेक्शन 125 सीआरपीसी की बात कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है चैप्टर 9 सीआरपीसी का, वही बात कर रहा है सेक्शन 125 में, सेम पावर होगी जो एग्जीक्यूट 125 को एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपका जज के पास पावर होती है, वैसे ही आपका एग्जीक्यूट कराया जाएगा इसके ऑर्डर को। सेक्शन 12 की बात करें तो सेक्शन 12 बात करता है आपका ऑप्शन रिगार्डिंग मेंटेनेंस इन सर्टेन केसेस। अब इसमें ये कहा है कि अगर किसी ने आपका इस सीनियर सिटीजन एक्ट में और आपका 125 में, क्योंकि 125 में भी पेरेंट्स आपका कर सकते हैं, सेम है, पर इसमें थोड़ा स्पीडी ट्रायल है, इसमें थोड़ा सा कम है, इसमें कोर्ट में जा सकते हो आप, इसमें एसडीएम से कर सकते हो, इसमें 90 दिन का टाइम है और आपका 30 डे एक्सटेंड हो जाएंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर मान लो कोई इसमें सीनियर सिटीजन इसमें जाता है और इसमें जाता है तो वो चीज नहीं मानी जाएगी, आपको या तो इसमें जाना पड़ेगा या इसमें जाना पड़ेगा, दोनों चीज नहीं आएगी, बट नॉट अंडर बोथ, आप दोनों में नहीं जा सकते। अब इसमें सेक्शन 13 बात कर रहा है कि आपको 30 डेज के अंदर पैसा जमा करवाना पड़ेगा। कोर्ट ने जिस तरह से कहा है, या तो कहा है कि ट्रिब्यूनल ने जैसे कहा है, आपका जब भी मेरे मुंह से यहाँ ट्रिब्यूनल निकल जाए तो समझिए सॉरी कोर्ट निकल जाए तो समझिए ट्रिब्यूनल है। तो अगर ट्रिब्यूनल ने कहा है कि आप अकाउंट में जमा करवाओगे पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन के, तो उनमें जमा करवाओ, और अगर उन्होंने कहा है कि आप पहले ट्रिब्यूनल में जमा करवाओगे देन उनको हम देंगे, तो ऐसे करो, मतलब जैसे 30 डेज में आपने पैसा देना है, जैसा भी कोर्ट ने ऑर्डर करा है।
अब बात करते हैं आपका सेक्शन 14। सेक्शन 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ये बात कर रहा है कि ट्रिब्यूनल चाहे, ट्रिब्यूनल की डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो यहाँ पर आपका ट्रिब्यूनल की डिस्क्रिशनरी पावर है कि जब वो मेंटेनेंस बांधेगी 10,000 से मैक्सिमम 10,000, ठीक है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगा सकते हैं कि आपका जो पेंडिंग था वो। इसे ऐसे समझिए कि आपका 1 जनवरी को ऑर्डर आया कि आप अपने माँ बाप को 10,000 रुपये महीना देंगे, ठीक है। अब ये जो 10,000 रुपये तो पेंडिंग था, यानी कि जो पर एप्लीकेशन जो कोर्ट ने दी, कोर्ट में इसने ट्रिब्यूनल में दी थी, इन्होंने पेरेंट्स ने, सीनियर सिटीजन ने, और पेरेंट्स ने वो दी थी आपका नवंबर 2021 में, और ये और चल रहा है 1 जनवरी 2022, ठीक है। तो अब यहाँ से बीच में इसके जो पेंडिंग थे नवंबर से दिसंबर का जो पेंडिंग था आपका, एरियर्स पेंडिंग थे, तो इसमें क्या करेगी ट्रिब्यूनल क्या करेगी, इस पे इंटरेस्ट लगा देगी। कितना इंटरेस्ट होगा? इंटरेस्ट 5% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, कम से कम सॉरी मिनिमम 5% होना चाहिए, और मैक्सिमम 18% का नहीं हो, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। द ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट इन एडिशनल टू अमाउंट मेंटेनेंस सिंपल इंटरेस्ट शैल आल्सो बी पेड, सिंपल इंटरेस्ट लगा देगी, शैल आल्सो बी पेड एज सच रेट फ्रॉम द सच डेट नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन। जिस दिन से एप्लीकेशन लगाई है उस दिन से, उससे पहले नहीं। एप्लीकेशन कब लगाई थी? 1 नवंबर 2021 में, और ऑर्डर कब आया? 1 जनवरी 2022 में। और कितना होना चाहिए आपका? 5% से ज्यादा, मिनिमम आपका 5% होना चाहिए, 5% तो लगाएगी, और मैक्सिमम 18% से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए ये वाला, ये प्रोवाइडेड एट ये बात कर रहा है कि मान लीजिए कोई माँ बाप थे, उन्होंने सेक्शन 125 सीआरपीसी में क्लेम कर रखा था उनका मेंटेनेंस, पर हम उनको वहां से सेटिस्फाई नहीं हो रहे और वो कुछ नहीं हो रहा, तो और वहां पर क्या, और वो चाहते हैं कि उनका जो मेंटेनेंस बंदे वो सीनियर सिटीजन एक्ट में बंदे, यानी कि इस एक्ट के तहत बंदे, तो वहां से वो विड्रॉ करेंगे, फिर वो यहाँ पर एप्लीकेशन लगाएंगे तो उनकी वो मानी जाएगी। तो यही बात कर रहा है, इज पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट, सेक्शन 9 चैप्टर 9 का मतलब 125 ही है। कमेंसमेंट ऑफ दिस द कोर्ट शैल अलाउ द विड्रॉल ऑफ सच एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन? जो उन्होंने 125 की लगा रखी थी, उसे विड्रॉ कर सकते हैं पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पे, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पेरेंट, एंड सच पेरेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू फाइल एप्लीकेशन मेंटेनेंस बिफोर द ट्रिब्यूनल, और इस ट्रिब्यूनल के आगे लगा सकते हैं। अब सेक्शन 15 बात करता है आपका अपीलेंट ट्रिब्यूनल। हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, ईच डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपका अपीलेंट ट्रिब्यूनल होगी, और इसे कौन करेगा? आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेड करेगा। देखिए ट्रिब्यूनल जो होगी, जो ट्रिब्यूनल होगी वो एसडीएम रैंक का होगा, ठीक है, एसडीएम रैंक का होगा। जो इसकी अपील जाएगी वो किसके पास जाएगी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, और हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। तो यही बात कर रहा है कि जो अपीलेंट ट्रिब्यूनल होनी चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल की होनी चाहिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।